जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और बीएसएससी इंटर लेवल का अभी आप जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस आपको डिटेल में करवाए जा रहे हैं। तो अभी ये जो है हमारा चल रहा था, जो पिछला जो अभी जो भी चला है, और आज जो है हमारा 23/12/2022 का जो है जो फर्स्ट शिफ्ट का जो हुआ है एग्ज़ाम, उसका जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में आज ये डिटेल करेंगे हम। तो इसमें चलिए आज इसका जो पहला सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। इसका 23/12/22 का ये जो स्नातक लेवल का जो हुआ था उसी का ये है, तो थोड़ा सा ये उनसे थोड़ा सा डिटेल अलग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न मैथ का है और रीजनिंग का है, इसे छोड़ेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर से शुरू करते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंपास जो है यूरोप से संबंधित नहीं है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं और ये सही नहीं है। घास के मैदान जैसे कुछ और उसके देश है, जैसे सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में, वर्ल्ड दक्षिण अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में, और पुस्टाज जो घास के मैदान है ये हंगरी में पाया जाता है। कंपोज जो है ये ब्राज़ील में, और प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सब जो है घास के मैदान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन शैवाल और कवक के मध्य जो है सहजीविता का काम ये करती है। और लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थ्रेजियोप्रेस्टस के द्वारा किया गया था। लाइकेन जो है वायु प्रदूषक के संकेतक के रूप में पेड़ों की छाल पर योगने वाले जो है, या फिर खाली चट्टान वगैरह में ये पाए जाते हैं, या फिर बहुत जगह इसका जो है उत्तराखंड वगैरह में इसका जो है पार्क वगैरह बना के इनकी जो है इनको बढ़ावा दिया जाता रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिकी तंत्र में जो है प्रकाश का जो संचरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के अनुसार होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता जो है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, और राज्यपाल को जो है उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस राज्य का वह निवासी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाल महासागरीय विस्तार। दक्षिणी गोलार्ध में विशाल रेखाओं का जो है कम टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण जो है विशाल महासागरीय विस्तार है। भूमंडल पर तापमान का वितरण समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, और इसी प्रकार से और सब भी रेखाएं हैं जिसे बार बार डिटेल करवाया गया है, जिसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन 1993 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इसमें है कि कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस जो है आपको सार्क का सदस्य देश नहीं है। मॉरिशस को सार्क का दिसंबर 2007 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्षा के क्षेत्र में। ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस वहाँ पर उस समय जो एक्टिविटी रहती है उसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये सब डेटा ऊपर नीचे भी होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गन्ने में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। प्रति हेक्टेयर के उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान रखता है। तमिलनाडु में गन्ना का उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर 100 टन से अधिक है। उत्तर प्रदेश का जो है भारत का लगभग 42% जो भाग है ये गन्ना उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र भारत का लगभग 8.6% से अधिक गन्ना पैदा करके तीसरे स्थान पर रहता है। तो इसे आप डिटेल याद रखेंगे। गन्ना का जो है जन्मभूमि भारत को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेलसिंकी राजधानी है किसकी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड की। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीटा 6 परिणाम है कि किसके कारण से? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुर्बल नाभिकीय बल के कारण से। बीटा 6 दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है ये। जबकि परमाणु भार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या जो है 1 से बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कोई कैसे चुना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए। इनको लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत अध्यक्ष होता है। पंचायत के अध्यक्षों को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। सरपंच के अलावा पंचायत के सभी वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने डैश ने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, डट्टन हो जाएगा। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डट्टन के द्वारा किया गया था। भू संतुलन शब्द पहली बार 1889 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक क्लोडेंस डट्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा डट्टन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में प्रारंभ में हुआ था। और ये हरित क्रांति के जनक जो है अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर जाने तो इसे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजराज प्रथम। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है और यह जो है भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ और रीजनिंग का सवाल आप लोग अपने स्तर से इसको जितना प्रैक्टिस करना होगा वो करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सुगौली का संधि अर्थात नेपाल कब संपन्न हुई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1816। सुगौली की संधि जो है भारत और नेपाल उस समय जो ब्रिटिश था उसके और नेपाल के बीच में 1816 में संपन्न होती है। सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध में जो है ये
1814 से 16 तक युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाली सेनापति जो है अमर बहादुर थापा ने अंग्रेजी मेजर जनरल ऑक्टर लोनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था तथा दोनों के पक्षों में सुगौली में संधि हुई थी। सुगौली की संधि को जो संधि से जो है भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल तथा शिमला जैसे स्थान मिले थे तथा सिक्किम को भी स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है के पास है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक बंध हो जाएगा। इथेन जिसका आणविक सूत्र आपको C2H6 है, इसके पास 7 सहसंयोजक बंधन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय, ये देखिए उस समय के करंट अफेयर्स रहे होंगे, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हालांकि ये 22 का क्वेश्चन है तो ज़्यादा पुराना नहीं है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। यहाँ से ASI को 2000 साल पुराना 26 गुफाएं मिली है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत माला के जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है संरक्षित किया गया था। विश्व में जो है टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता उसे गैनी मैनफोर्ड को और भारत में जो है कैलाश सांखला को माना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुआ और मध्य प्रदेश का जो प्रथम टाइगर रिजर्व कान्हा किसली नेशनल पार्क 1974 में है। बात करें 29 जुलाई को हम लोग विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था जो है भारत को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। 2019 में NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के गठन की को जो है मंजूरी दे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में किस देश का मानव सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका देश का मानव विकास सूचकांक जो है 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था। मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत इससे जो है वो 191 देशों में जो है 132वें स्थान पर था और इस रिपोर्ट में जो है श्रीलंका, चीन, भूटान इस सबको भारत से अच्छा बताया गया। इसमें जो है ये मानव विकास रिपोर्ट है वर्ष 1990 से जारी की जाती है और मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस या सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विनोद शर्मा हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता विनोद शर्मा है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदान की जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में किसी संस्थागत श्रेणी को 51 लाख रुपया तथा व्यक्तिगत स्तर पर 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है तो किसमें? तो इस प्रश्न का या किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है और भाषा सम्मान पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसे साहित्य अकादमी का ने 1996 से प्रारंभ किया था। भाषा सम्मान पुरस्कार में 1 लाख रुपए तथा एक पट्टिका दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1955 में दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है क्या होगा? तो इस प्रश्न का इससे जो है थकान, कमजोरी और कंकाल पेशियों को पक्षाघात होता है, यह क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा।
एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों को पक्षाघात होता है, यह है माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। ये जो है इसका जो ये है कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है एक न्यूरोमस्कुलर विकार है, मस्कुलर विकार है, जिसमें जो है मांसपेशी बुरी तरह से कमजोर हो जाती है। और इसके जो अपतानिका के कारण होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का कम स्तर होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कम स्तर होना, पैराथायराइड ग्रंथि का असर और कोलिस्ट्रीडियम टेटानी विष का कारण से। इसमें क्या होता है कि इसका जो है अगला, जैसे कि अस्थि सुविरिता में जो है अस्थियां खराब हो जाती है और इससे जो है अस्थियों के ऊतकों को नुकसान और कम अस्थि द्रव्यमान के कारण जो है हड्डियां भंगुर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माय ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रत्नाकर शेट्टी हो जाएगा। रत्नाकर शेट्टी ने ऑन बोर्ड टेस्ट, ये अलग बुक है, ट्रायल एंड ट्रायम्फ माय ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है। और ये जो पुस्तक है ऑन बोर्ड माय ईयर्स इन बीसीसीआई, तो ये जो है शरद पवार के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बंगागांव हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 को पाकिस्तान के लायलपुर के बंगागांव में हुआ था। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना था। और सैंडर्स की हत्या जो है 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह और इसमें जो है राजगुरु और सुखदेव मिलके कर देते हैं, और जिसके बाद जो है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह ने अपने लेख में मैं नास्तिक क्यों हूं में धर्म दर्शन की आलोचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर का जन्म काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के दार्शनिक राजा थे। पार्श्वनाथ के जो है समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष अनुपात क्या है? तो ये रेपो रेट जो है, जो आरबीआई के द्वारा ये समय समय पे चेंज की जाती है, तो ये करंट से आप जोड़ के इसको याद रखेंगे। हालांकि इस प्रश्न का आंसर 4.5% है। ये समय समय पे जो है आरबीआई के द्वारा बढ़ाया घटाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 69 का कि विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको विभवांतर है तो स्वाभाविक है इसमें जो है विभव में अंतर, अर्थात इसमें जो है इसका जो अंतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसे थोड़ा सा अगर आप जैसे कि कहीं कहीं वोल्ट के लिए यूज होता है कि इतना कहाँ वोल्ट है नहीं है, तो इसके लिए विभवांतर का जो है इसके विभवांतर का माप अगर करना हो तो उसके लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगर ये कुछ अन्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति हम लोग मापते हैं। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन होता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जिसके बारे में भी बताए इसमें। उसके बाद जो है वोल्ट मीटर को जो है परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशिक समावयवता। लैक्टिक अम्ल जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले यौगिक लेकिन केवल ध्रुवीकृत प्रकाश के तल के घूर्णन में भिन्न होते हैं, इसी को हम लोग प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है और ये जो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। हाथी परियोजना का प्रारंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य आपको उड़ीसा में है और यहाँ पर जो है अनेक प्रजातियों के कछुओं के लिए फेमस है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है और संघाई हिरन मणिपुर में पाए जाते हैं। हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? हालांकि ये रीजनिंग का भी सवाल हो सकता है, फिर भी इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमाशय हो जाएगा। बाद में की जो भी है ये अमाशय अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि अमाशय जो है पाचन तंत्र का एक अभिन्न अंग है, जबकि महाधमनी, हृदय और यकृत जो है पाचन तंत्र का अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय किस भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एम हर्स्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत जो है उस समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एम हर्स्ट थे और इसका कार्यकाल जो है 1823 से 1828 तक रहा है। लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में भारत और ये जो है आंग्ल बर्मा युद्ध, हालांकि भारत नहीं कह सकते, उस समय वो अंग्रेज का राज्य था, तो अंग्रेजी और बर्मा युद्ध इसे कह सकते हैं, 1824 से 26 तक हुआ था। और आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यांडबू की संधि 1826 से समाप्त हुई। इसमें जो है आराकान तथा मणिपुर भारत को मिला और रंगून में एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है कौन सी क्या है? तो इसको देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व घाटा राज्य हो जाएगा। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार जो है राजस्व घाटा राज्य है। 28 फरवरी 2022 को बिहार के तत्कालीन वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें बिहार का राजकोषीय घाटा 25,885 करोड़ रुपया, अर्थात जो जीडीपी का 3.47% था। तो इसलिए जो है इसे राजस्व घाटा राज्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधीनस्थ विधायन समिति हो जाएगा। जो विनियम बनाती है, नियम बनाती है, उपनियम तथा जो नियमावली बनाने के लिए जो संसद द्वारा कार्यपालिका की प्रतिनिधित्व अथवा संविधान जो द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, इसके लिए जो है संसदीय अधीनस्थ जो है विधान समिति का गठन किया जाता है। और ये जो है अधीनस्थ विधान समिति का प्रत्येक जो है सदन में 15 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ विधान समिति का गठन 1953 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाए, कैल्शियम कार्बाइड है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो बॉन्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये बराबर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री से, तो इस टॉपिक से आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन न के बराबर छूटे। इसको आपको प्रैक्टिस करना ही होगा और उसी से ये आपको हल होगा। तो इस प्रश्न का यहाँ जो है कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1 सिग्मा 2 पाई। क्योंकि बॉन्ड से जो क्वेश्चन है ये बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन या गैस, जिसे हम लोग एथाइन गैस कहते हैं, ये प्राप्त होता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग हम लोग वेल्डिंग कार्य में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण से संबंधित है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कि कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में ये शुरू हुआ था।
तो इस प्रकार से इसे जो भी केंद्र सरकार की योजना है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला होगा। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोज के रूप में करते हैं वह क्लोरेला है। लेमोनेरिया जो नामक शैवाल है वो इससे जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और नॉस्टॉक एनाबिना शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या फिर उसके लिए तैयार किया जाता है उसको। और कुछ अन्य जैसे कि अल्वा शैवाल को हम लोग समुद्री सलाद कहते हैं। वाल्वाक्स जल में जो है कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। अगर जो है लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, अगर ये घास है ये लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के जो है राज्यपाल से परामर्श करते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां जो प्रक्रिया है उसके बारे में वर्णन है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हो जाएगा। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का उपयोग किया जाता है। पेंसिलियम कोमोमोडिटी का जो है तथा पेंसिलियम जो है ये कवक का उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। यीस्ट से जो है विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल जोड़े गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें जो है बहुत सारे, इसको लघु संविधान हम लोग कहते हैं, इसमें इतने सारे प्रावधान हैं बहुत सारे। इसमें जो है ट्रिब्यूनल को जो है 323A के तहत जब प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए संसद को अधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण का अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय का अस्थायी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना में। प्रकाशग्राही कोशिकाएं अर्थात शलाका तथा शंकु रेटिना में उपस्थित होती है। इसमें जो है शलाकाएं जो है कम रोशनी में देखने में सक्षम होती है और रात्रि में दृष्टि प्रदान करते हैं। मानव आंख में कचाव द्रव लेंस और दृष्टिपटल जो है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं के बीच या मध्य स्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 71 हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसकी जांच और फैसला जो होता है उच्चतम न्यायालय में होता है और उसका जो फैसला होता है अंतिम होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को लेकर चुनाव के 1 माह के अंदर ही उच्चतम न्यायालय के बीच में ये वाद लाया जा सकता है। और इसमें जो कुछ अन्य फैक्ट हैं जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा के पूर्व उनके द्वारा किए गए सभी कार्य जो है वैध होते हैं, अर्थात वो अवैध नहीं माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ये 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में जो है 22 जनवरी के दिन जो है हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो उद्देश्य है लिंग आधारित जो है भेदभाव तथा लिंग चयन का उन्मूलन, बालिकाओं के शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
क्योंकि हम लोग को ज्ञात है कि 2011 की जनगणना अनुसार जो हमारे भारत की जो सबसे लिंग अनुपात कम है वो हरियाणा राज्य की ही है। इसलिए इस कार्यक्रम को वहीं से प्रारंभ किया गया ताकि जो है बेटियों का जो है उस उद्देश्य की जो लिंग आधारित जो है भेदभाव को समाप्त किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश के अंतर्गत 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक एक वर्ष की 3 वर्ष की योजनाएं चलाई गई, जिसे योजना अवकाश की संज्ञा प्रदान की गई। योजना अवकाश में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश के बाद जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर जो 1969 से 74 के मध्य थी वो चलाया गया। रोलिंग प्लान जो है ये आपको जनता दल सरकार के द्वारा चलाया गया था, जो 78-79 का ये है। गुरनार मंडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा में जो है अनवरत योजना का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित इसमें देखिए ये सब जो है रीजनिंग है। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है किसका? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का। अनुच्छेद 39A के तहत जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्यक राजवंश हो जाएगा। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक राजवंश का जो है संस्थापक, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था, जिसका शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से लगभग 492 ईस्वी पूर्व तक था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज को बनाया और जो 5 पहाड़ियों से रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी तथा वैभरागिरी से घिरा हुआ था। बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह करके इन्होंने किया। बिंबिसार की दूसरी शादी लिच्छवी गणराज्य के जो शासक है चेटक की पुत्री चेलना से, और तीसरा विवाह जो है इनका मध्य देश अर्थात पंजाब की राजकुमारी क्षेमा, और चौथा विवाह जो है मिथिला की राजकुमारी वासवी के साथ किया था इन्होंने। भारतीय इतिहास में जो है बिंबिसार प्रथम शासक थे जिसने अस्थायी सेना रखी और इस कारण से इन्हें छैनिक कहा जाता था। और बिंबिसार के ही दरबार में एक फेमस जो राजवैद्य थे जीवक, जिसका जो है वो आपको सुने होंगे कि इसका जो है गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भी इन्होंने भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत वर्षा में वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्यतया शीत ऋतु में वर्षा होती है और भूमध्य सागरीय प्रदेश का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो आपको 35 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ऋतु एवं जो वर्षा ऋतु है, इसमें जो है वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है यहाँ पर। और यहाँ का जो इसी के कारण से जो शीत ऋतु में हमारे जो भारत के जो पश्चिमी भाग हैं जैसे कि पंजाब, राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में जो है ठंडी के समय में भी यहाँ पे वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 में मनाया गया। तो ये 11 नवंबर को जो है हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं और ये 8 से प्रारंभ है। और इनका जन्म अगर बात करें तो 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। 5 सितंबर की बात करें तो ये जो है शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग शिक्षा दिवस 11 नवंबर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
8 सितंबर को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और 5 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से जो माइनर डिफरेंस ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंट्रोल अवक्षेप का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में इसका यूज होता है। कॉट्रेल अवक्षेपक एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बल के उपयोग से बहती हुई अपशिष्ट गैस से जो है धुएं और धूल जैसे सूक्ष्म कणों को हटाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, कि ये वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। सीआरआर अर्थात कैश रिजर्व रेशियो अगर ये बढ़ा दिया जाए आरबीआई के पास, तो स्वाभाविक है कुछ पैसा वहाँ पे आरबीआई के पास जमा हो जाते हैं। आरबीआई का काम जो है ये काम है कि सभी बैंकों के बैंकर के रूप में ये काम करना, और इसका जो है रेगुलेटिंग अथॉरिटी यही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता थे, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान का। शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता थे, और ये जो है इनकी हत्या कर दी गई 8 जुलाई 2022 को, इसीलिए ये फेमस मतलब जो भी निधन और कुछ नियुक्ति है उसे भी आप याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह हो जाएगा। जगदीशपुर जो बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह माने जाते हैं, और जगदीशपुर जो है ये आपको वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिला में स्थित है। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के महानायक थे, और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की विद्रोह जो है झांसी से नेतृत्व करती हैं। नाना साहब जो है 1857 में जो है ये कानपुर से नेतृत्व करते हैं। बहुत सारे नेतृत्व करता है जिसके बारे में अलग अलग उनका स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन आप याद रखेंगे। हालांकि इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी नीना गुप्ता को हो जाएगा। नीना गुप्ता को वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता के जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित के प्रोफेसर हैं। रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो पहली बार जो है वर्ष 2005 में ये प्रदान किया गया था। नीना गुप्ता को वर्ष 2014 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनको जो है नीना गुप्ता को वर्ष 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये सबसे कम उम्र की ये महिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नेताजी एक्सप्रेस हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, और हावड़ा कालका मेल जो है 19वीं शताब्दी में जो है ये भारत में शुरुआती व्यावसायिक ट्रेन में से सेवाओं में से एक है। और भारतीय रेल मंत्रालय 23 जनवरी 2021 को कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, जो इनका जन्म दिवस था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 163 में। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के साथ इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का जो है संविधान के अनुच्छेद 163 में इसका प्रावधान है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जो संवैधानिक मुखिया होते हैं ये, और सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे ज्ञापत्र के माध्यम से होती है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और मुख्यमंत्री के संस्तुति पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जोरहाट। भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट जोरहाट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसमें जो है ऑयल इंडिया द्वारा जो है असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा थी। व्हीलर का मानना है कि शारदा लिपि की उत्पत्ति गुप्त लिपि की पश्चिमी शैली से हुई है तथा इसका प्राचीनतम लेख 8वीं शताब्दी के हैं। शारदा लिपि का प्रथम अभिलेख सहारा जो है कि चंबा हिमाचल प्रदेश से प्राप्त जो है प्रशस्ति को माना जाता है, जो कि 10वीं शताब्दी की है। कश्मीर राज्य की आराध्य देवी शारदा के नाम पर इस लिपि को शारदा लिपि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन की कुल सदन संख्या का जो है सदस्य संख्या का 10वां भाग आवश्यक है। संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10% अर्थात 55 सीटें होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक महत्वपूर्ण पद होता है, वह विभिन्न सरकारी कार्यालयों की नियुक्ति में शामिल होता है। दोनों सदनों में जो है विपक्ष के नेता को 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि संसदीय विधि द्वारा बनाया गया है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का हकदार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी, जिसे बाद में संशोधनों के द्वारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया और 8वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अक्टूबर 2022 तक जो है भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम जो है मूल रूप से फ्रांस में 1985 में शुरू किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें UNEP, IUCN और UNWTO और डेनमार्क स्थित NGO फाउंडेशन FEE के सदस्य शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला चंद्र अभियान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा हो जाएगा। भारत का जो पहला चंद्र अभियान है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान तृतीय के संबंध में जो भी डिटेल है उसे इसमें दिया गया है। इसे आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट्स में दिया हुआ है। उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप जरूर इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये करंट का सवाल आप इसमें नए तरीके से याद रखेंगे। हालांकि इसका जो है आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंजेला मर्केल हो जाएगा। अंजेला मर्केल को यूनेस्को का शांति जो पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया था, जो जर्मनी के चांसलर थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। तो ये भी देखिए, हालांकि ये रीजनिंग का सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंपायर होगा। ये सब जो है स्टाम्प, गिल्लियां और ये जो बल्ला है ये सब उपकरण है, बाद में कि ये सब तो ह्यूमन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। UAE की मुद्रा क्या है? UAE की मुद्रा क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। UAE की मुद्रा दिरहम है। चलिए कुछ अन्य देशों की मुद्रा जानते हैं, जैसे ईरान का रियाल हो जाएगा, इराक का दिनार हो जाएगा, इंडोनेशिया का रुपया, बहरीन का दिनार, मंगोलिया का तुगरिक,
मालदीव का रुफिया, मकाऊ का पटाका, तुर्कमेनिस्तान का मनात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 22वां राष्ट्रमंडल खेल हो जाएगा। ये इसमें जो है करंट अफेयर्स में जो भी आप हो खेल से संबंधित भी जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानून व्यवस्था विभाग हो जाएगा। कानून व्यवस्था विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग इत्यादि ये सब हैं। गृह मंत्रालय के जो है राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना जो है सुरक्षा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है राज्य सरकार का दायित्व है और देश की आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वह गृह मंत्रालय का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1665 ईस्वी हो जाएगा। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में हुई, जिसकी शर्तें थी कि शिवाजी अपने कुल 35 किलो में से 23 जो है मुगलों को सौंप दिए और 12 अपने पास रखे। शिवाजी जो है दूसरा ये था कि मुगलों की तरफ से बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता और सेवा करेंगे तथा पुत्र संभाजी मुगल की सेवा में 24,85,000 का जो है मनसब प्राप्त करेगा। शिवाजी अपने पुत्र के साथ सुरक्षा का वचन जयसिंह से मिलने के बाद आगरा दरबार में जाने के लिए राजी हो गए थे। तो यही सब उनसे जो है संधि इसमें हुआ था। तो कुल मिला के आज का जो है ये इसमें पूरा जो सवाल था ये पूरा होता है। और आप सभी से जो भी हैं कि इसमें पहली बार अगर जो भी इस वीडियो में जुड़े हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पर और भी वीडियो पड़े हैं जो BSSC से रिलेटेड हैं, तो आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे इसमें अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी और सब ये वीडियो पहले से बना हुआ है, उसे भी आप जाके ज़रूर देखें। और मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।